हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए की कुछ गाइडलाइंस जो नेम अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग है। तो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टैक्सेशन एंड अकाउंट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप एंड तक बने रहिएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हमने आगे लिए हैं, तो चलिए हम वो एग्जाम्पल वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी disregarded whether a word is in the plural or singular number in one or both names. Example, Riyansh Technology Limited is same as Riyansh Technology Limited and Riyansh Technologies Limited. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ सिंगुलर एंड प्लूरल का यहाँ पे डिफरेंस है। अगर मान लीजिए इन तीनों में से ऑलरेडी किसी एक नाम से भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो बाकी बचे दो नामों से आपको फिर से कंपनी रजिस्टर्ड करने नहीं दिया जाएगा। देन सेकेंड, type and case of letters, spacing between letters, punctuation marks and special character used in one or both names. Example, ABC Limited is same as A.B.C. Limited and A space B space and C Limited. Teamwork Limited is same as Team@Work Limited and Team-Work Limited. तो जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो तीन नाम हैं, अगर मान लीजिए ऑलरेडी किसी भी एक नाम से एग्जिस्टिंग कोई कंपनी रजिस्टर्ड है एमसीए के पोर्टल पे तो बाकी दो नाम भी उसके जैसे ही हैं, सिमिलर ही हैं, तो आप न्यू कंपनी इस नाम से रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। देन थर्ड, यूज ऑफ डिफरेंट टेंसेस इन द नेम। एग्जाम्पल, एसेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड इज सेम एज एसेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड एंड एसेंडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो यहाँ पर सिर्फ टेंसेस का फर्क है, बाकी तीनों नाम सिमिलर हैं। अगर किसी भी एक नाम से ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप टेंस में कितना भी चेंज कर ले बट वो नेम आपका अप्रूव नहीं होगा। Then fourth, using different phonetic spellings including use of misspelled word of an expression. Example, BK Limited is same as BK Limited, BK Limited, BK Limited. तो जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स में BK को मिसस्पेल करके नंबर ऑफ टाइम्स लिखा गया है। अगर BK Limited से ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो आप इसे कितनी बार भी मिसस्पेल कर ले तो आपका न्यू नेम रजिस्टर्ड नहीं होगा। देन फिफ्थ, whether one or both names including a host name such as www or a domain extension such as net, org, .or com, अगर आप ऐसे डोमेन एक्सटेंशन को अपने कंपनी के नेम में इंक्लूड करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। देन सिक्स, द एडिशन ऑफ कॉमनली यूज प्रेफिक्स इंक्लूडिंग सैल्यूटेशंस बिफोर एन एग्जिस्टिंग नेम सच एज न्यू, मॉडर्न, नव, श्री, ओम, जय, साई, हरि, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेशनल और एनी अदर सच कॉमनली यूज प्रेफिक्स। अगर इस टाइप्स के कॉमनली यूज प्रेफिक्स को आप अपने कंपनी के नेम में यूज करते हैं, अगर ऑलरेडी कोई कंपनी का नाम है जस्ट उसके सामने आप इस प्रीफिक्स को लगाते हैं तो भी आपका नेम अप्रूव नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, विजय कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज सेम एज श्री विजय कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मॉडर्न विजय कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड डॉक्टर विजय कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑलरेडी विजय कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कंपनी बन चुकी है, अगर उसके सामने आप प्रीफिक्स लगाते हैं श्री, मॉडर्न एंड डॉक्टर तो भी वो नेम एक्सेप्ट नहीं होगा, ये सिमिलर रहेंगे एग्जिस्टिंग नेम से ही। देन सेकेंड एग्जाम्पल, मंजूश्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट द सेम एज मंजू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर जो श्री है वो मंजू के बाद लगा है, मीन्स वो उनका नेम है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी बनेगी वो मंजू इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो मंजूश्री एंड मंजू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बोथ आर डिफरेंट, तो यहाँ पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होने के चांसेस होंगे। देन विजय कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज नॉट द सेम एज दीप विजय कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर विजय की जगह दीप विजय यूज किया गया है, दीप कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा क्योंकि दोनों नाम एक दूसरे से अलग हैं। देन सेवन, द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द नेम्स। एग्जाम्पल, रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड इज सेम एज रवि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड। मान लीजिए कि रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड ऑलरेडी एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड की गई है, बट अब जो न्यू नेम आप सबमिट कर रहे हैं वो रवि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड है। यहाँ पर जस्ट बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर को आपने शफल कर दिया है, आपने ऑर्डर चेंज किया है, बट ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है तो ये दोनों नेम सिमिलर ही कहलाएंगे। देन रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड इज नॉट द सेम एज रवि शंकर बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पर रवि के बाद शंकर एक न्यू वर्ड ऐड हुआ है जिसके कारण दोनों नेम एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यहाँ चांसेस है कि आपकी कंपनी का नेम रजिस्टर्ड हो जाए। देन 8, द यूज ऑफ द डिफिनाइट और इनडिफिनाइट आर्टिकल इन द नेम्स। एग्जाम्पल, Cognical Tours Limited is same as a Cognical Tours Limited and the Cognical Tours Limited.
यहाँ पर कॉग्निकल टूल्स लिमिटेड अगर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनी है तो दो बाद में जो नाम दिए हैं इनमें सिर्फ आपने आर्टिकल ऐड किया है ए एंड डी, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि नेम अप्रूव आपका नहीं होगा। देन 9, a slight variation in the spelling of the two names including a grammatical variation thereof. Example, Color Technologies Limited is same as Color Technology Limited as there is a slight variation in the spelling। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कलर एंड कलर इसमें सिर्फ ग्रामेटिकल वेरिएशन है, बट एग्जिस्टिंग अगर कंपनी किसी भी नाम से रजिस्टर्ड होगी तो आप दोबारा उसी नाम से न्यू कंपनी ग्रामेटिकल वेरिएशन करके भी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। देन 10, कंप्लीट ट्रांसलेशन और एंड नॉट पार्ट देयरऑफ ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेम इन हिंदी और इंग्लिश। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज सेम एज राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड। यहाँ पर नेशनल का राष्ट्रीय किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत, कॉर्पोरेशन का निगम, बल्कि इन दोनों का मीनिंग सेम ही आता है, बस हिंदी और इंग्लिश में इसमें डिफरेंट है, तो ये नेम सिमिलर ही है। देन 11, addition of the name of a place to an existing name which did not contain the name of any place. Example, if Salvage Technology Limited is an existing name, it is same as Salvage Technologies Delhi Limited and Salvage Delhi Technologies Limited। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम है जिसमें किसी भी प्लेस का नेम इंटर नहीं है और बाद में अगर उस कंपनी के नेम में आप कोई प्लेस का नेम इंटर करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो सेम ही नेम कहलाया जाएगा। इसके अदर देन रेट्रो फार्मास्यूटिकल रांची लिमिटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का नेम है उसमें ऑलरेडी रांची है, तो जब दूसरा नाम लिया गया इट इज़ नॉट सेम एज रेट्रो फार्मास्यूटिकल चेन्नई लिमिटेड। पहले में रांची था, देन सेकंड में चेन्नई था। अगर यहाँ पर रेट्रो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड होता देन आप रेट्रो फार्मास्यूटिकल रांची लिमिटेड करते तो एक्सेप्टेड नहीं होता। देन 12, एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड्स लाइक ग्लोबल, इंटरनेशनल और एनी other word which symbolize the geographical reach of the company in an existing name. Example, if Hardnut Finance Limited is an existing name, it is the same as Hardnut Finance Pan India Limited or Hardnut Finance International Limited। existing name में आपने पैन इंडिया, इंटरनेशनल और ग्लोबल जैसे वर्ड का यूज किया गया, बट ये सिमिलर ही होगा। अब सेकंड केस यहाँ पे होगा कि इफ ग्लोरी कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड इज एन एग्जिस्टिंग नेम, इट इज द सेम as Glory Construction Limited but not same as the Glory Construction Global Limited। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम देख सकते हैं कि Glory Construction International Limited में जो इंटरनेशनल है उसकी जगह ग्लोबल वर्ड को यूज किया गया है, तो ये दोनों नाम एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। अगर यहाँ पर ग्लोरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड होता और उसमें आप ग्लोरी कंस्ट्रक्शन ग्लोबल लिमिटेड यूज़ करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग में इंटरनेशनल है और नेक्स्ट में आपने ग्लोबल यूज़ किया है तो ये एक्सेप्टेड है। देन एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूमेरिकल इन एन एग्जिस्टिंग नेम। एग्जांपल, इफ थंडर सर्विसेज लिमिटेड इज एन एग्जिस्टिंग नेम, इट इज़ द सेम एज थंडर 11 सर्विसेज लिमिटेड। एग्जिस्टिंग नेम में जस्ट आपने एक नंबर इंटर किया है तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये सिमिलर एग्जिस्टिंग नाम के बराबर ही है। Then undesirable names. The name shall be considered undesirable if A, it attracts the provision of section 3 of emblems and name prevention and undesirable names. The name shall be considered undesirable if it attracts the provision of section 3 of the emblems and names prevention and improper use Act 1950 12 of 1950। अगर कोई नेम सेक्शन 3 ऑफ emblems and names का वायलेशन करता है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। बी, सब्जेक्ट टू सेक्शन 35 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 47 ऑफ 1999, कंसेंट फ्रॉम द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क विल बी रिक्वायर्ड। मान लीजिए अगर किसी वर्ड का ऑलरेडी ट्रेडमार्क एज अ रजिस्टर्ड किया गया है तो उस वर्ड को आप अपने कंपनी के नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस वर्ड को आप अपने कंपनी के नेम में यूज़ करें तो आपको उसके ओनर से एक कंसेंट NOC लेटर लेना होगा, उसी के बाद आपको उसका अप्रूवल मिल जाएगा। देन सी, द प्रपोज नेम इज आइडेंटिकल विथ और टू नियरली रिजेंबल द नेम ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर LLP का एग्जिस्टिंग कोई नेम है और सेम नेम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है।
Then D, the proposed name is identical with or too nearly resemble with a name which is for the time being reserved in accordance with Rule 9. अगर किसी कंपनी का नेम ऑलरेडी रिजर्व है तो उस कंपनी का नेम भी आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं. Then E, the company's main business is financing, leasing, chit fund, investment, security or combination thereof, but the proposed name is not indicating and such related financial activity. अगर किसी कंपनी का मेन बिजनेस जो एक्टिविटी है वो फाइनेंस, लीजिंग, चिट फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बट कंपनी के नेम में ही ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. Then F, the company's name is indicating activities, financing, leasing, chit fund, investment, securities or combination thereof, but the company's main business is not related to such activities. अब हमने जो ऊपर में देखा है सेम वैसा ही यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई कंपनी है जिसकी एक्टिविटी बिल्कुल भी फाइनेंस, लीजिंग, चिट फंड से रिलेटेड नहीं है बट उनके नाम में ये अवेलेबल है तो भी ऐसा नाम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो अबाउट जो भी एक्टिविटीज़ के फाइनेंस, लीजिंग, चिट फंड से रिलेटेड नहीं है. Then G, the proposed name is identical with or too nearly resemble the name of the company or limited liability partnership incorporated outside India and reserved by such company or limited liability partnership with the registrar. अगर ऐसा कोई नाम जो ऑलरेडी आपने इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट किया है और MCA में रिजर्व करके रखा है तो ऐसा भी नाम आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा. Then H, the proposed name contains the word ब्रिटिश इंडिया. अगर ब्रिटिश इंडिया जैसा वर्ड आपने कंपनी के नेम में रखा है तो वो भी नाम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. देन आई, द प्रपोज नेम इम्प्लाइज एसोसिएशन और कनेक्शन विद एन एम्बेसी और कंसुलेट और अ फॉरेन गवर्नमेंट. अगर फॉरेन गवर्नमेंट या एम्बेसी से रिलेटेड ऐसा कोई आपने वर्ड यूज किया है अदर कंट्री का तो वो भी आपको यहाँ पे नेम में अप्रूव नहीं किया जाएगा. देन जे, द प्रपोज नेम इंक्लूड्स और इम्प्लाइज एसोसिएशन और कनेक्शन विद और patronage of a national hero or any person held in high esteem or important personage who occupied or are occupying important position in government. अगर कोई नेशनल हीरो या फिर कोई ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पे है उनका नेम अगर आप अपने कंपनी में रखते हैं, इंक्लूड करते हैं तो वो भी नाम यहाँ पे अप्रूव नहीं किया जाएगा. Then K, the proposed name is identical to the name of a company dissolved as a result of liquidation proceeding and a period of 2 years have not elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसोल्यूशन. अगर कोई कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो जब तक 2 साल से कंप्लीट नहीं हो जाता है उस पीरियड तक आप उस कंपनी का नेम यूज नहीं कर सकते हैं. देन आई, इट इज आइडेंटिकल विथ और टू नियरली रिजेंबल द नेम ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन लिक्विडेशन और द नेम ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज स्ट्रक ऑफ अप टू अ पीरियड ऑफ 5 years. अगर कोई कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो रही है तो भी उस कंपनी का नेम आप नेक्स्ट 5 year तक यूज नहीं कर सकते हैं अपनी कंपनी के नेम के लिए. देन M, द प्रपोज नेम इंक्लूड्स वर्ड्स सच एज इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, असेट मैनेजमेंट, निधि, म्यूचुअल फंड, etc. unless the declaration is submitted by the applicant that the requirements mandated by the respective regulator such as IRDA, RBI, SEBI, MCA. अगर ऐसा कोई भी आपके कंपनी का जो नेम एंड एक्टिविटी बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना होगा RBI, SEBI, IRDA, MCA से. इसके बगैर आप ऐसे नेम्स यूज नहीं कर सकते. देन N, द प्रपोज नेम इंक्लूड्स द वर्ड स्टेट इन केस ऑफ कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो स्टेट जैसे वर्ड को यूज नहीं कर सकती. देन O, यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेम्स where the name merely consists of commonly used words to describe an activity. Example, the name Silk Manufacture Private Limited and Manufacture Silk Limited are descriptive name as they merely describe an activity which may also be carried out by any other company, and the other order of the word is not relevant while determining a descriptive name. Silk Manufacturing Private Limited, ये इस नेम में ये आपकी एक्टिविटी बता रहा है, ना कि यहाँ पर कहीं भी कंपनी का कोई स्पेशल या यूनिक नेम अवेलेबल दिया है. जैसे XYZ सिल्क मैन्युफैक्चरर, सिल्क मैन्युफैक्चरर ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्टिविटी है, इसे कोई भी यूज कर सकता है, ये कॉमन है. बट इसके साथ अगर आप XYZ या जो भी आप वर्ड यूज करते हैं तब जाके वो नाम आपका अप्रूव किया जाएगा, ना कि सिर्फ सिल्क मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड. Then P, the proposed name includes name of any foreign country or any city in a foreign country. The same shall be allowed if the applicant produce any proof of significant of business relation with the such foreign country like memorandum of understanding with the company of such country. किसी भी अदर कंट्री या उस कंट्री में कोई सिटी है उसका नाम आप कंपनी के नेम में यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसका प्रूफ ना दे दें कि उस कंट्री या उस सिटी से आपका कोई रिलेशन है, मीन्स आपके बिजनेस का
उससे कोई रिलेशन है या आपकी वहाँ पे ब्रांच है या आप वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उस कंट्री या उस सिटी का भी नाम अपने कंपनी के नेम में नहीं ले सकते। अगर आप किसी कंट्री का नेम भी अपनी कंपनी के नेम में इंक्लूड करते हैं तो आपको कैसे लेना है वो नीचे बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट द नेम कंबाइनिंग द नेम ऑफ फॉरेन कंट्री विद द यूज ऑफ इंडिया लाइक इंडिया जापान और जापान इंडिया शॉल बी अलाउ इफ देयर इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड नो कंपनी शॉल बी इनकॉर्पोरेटेड यूजिंग द नेम ऑफ एनी एनिमी कंट्री। अगर आप किसी कंट्री का नेम भी इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपको कैसे लेना है, इंडिया जापान, जापान इंडिया, इस वे में आप उसे रख सकते हैं। बट आपको एनिमी कंट्री का नेम बिल्कुल भी अपने कंट्री के नेम के साथ अटैच नहीं करना है। और वो हमें कहाँ से पता चलेगा? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज एनिमी कंट्री मीन्स टू डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमें टाइम टू टाइम पे बताया जाएगा कि ये एनिमी कंट्री है इंडिया के अगेंस्ट, तो उस नाम को आपको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना है। देन क्यू, the proposed name of Section 8 company under the Act does not include the word foundation, forum, association, federation, chambers, confederation, council, electoral trust and the like etc. जो भी Section 8 कंपनी के रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, फाउंडेशन, फोरम, आप अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में उसे यूज नहीं कर सकते हैं। देन आर द प्रपोज नेम ऑफ अ निधि कंपनी अंडर द एक्ट डज नॉट हैव द लास्ट वर्ड निधि लिमिटेड। जितनी भी निधि कंपनीज होती हैं इनका लास्ट नेम निधि लिमिटेड नहीं रख सकते हैं। Then as the proposed name has been released from the register of companies upon change of name of company and 3 years have not elapsed since the date of change unless a specific direction has been received from the competent authority in the course of compromise, arrangement and amalgamation। अगर किसी कंपनी का नेम चेंज हुआ है तो जो भी एग्जिस्टिंग नेम था आफ्टर 3 इयर्स आप उस एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज 3 इयर्स तक नेम चेंज करने के बावजूद भी आप उस नाम को 3 इयर्स तक यूज नहीं कर सकते। देन वर्ड और एक्सप्रेशन विच कैन बी यूज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे कुछ नाम्स है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर आप यूज ही नहीं कर सकते, लाइक बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द लाइक, म्यूनिसिपल, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, स्टैच्यू और सेक्रेटरी, कोर्ट और ज्यूरिसडिक्शन, गवर्नर। तो ये ऐसे कुछ नेम्स हैं जो गवर्नमेंट के बिना अप्रूवल के आप अपने कंपनी के नेम में इसे इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।